हेलो साथियों, आप सभी को जय हिंद। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं बीपीएससी में पूछे गए जो विश्व के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, है ना। ये सभी के सभी एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न हैं और इसको अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे और एक एक चीज़ों को जो इससे प्रश्न बन सकता है 60 है ना, यानी कि 360 डिग्री को घुमाकर सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा गया लेकिन फिर भी इसका वेटेज बहुत है, लगभग 9 प्रश्न पूछे गए हैं 70वीं बीपीएससी का री एग्ज़ाम में। तो आप देख सकते हैं इसका वेटेज बहुत ज़्यादा ही है और इस हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो 70वीं एग्जाम जो एग्ज़ाम पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा वो प्रश्नों को देखते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो वह है पैकारेमा। क्या है? पैकारेमा, जो एक प्रकार का कैसा है, गुआना सिल्ड का भाग है। किसका है? गुआना सिल्ड का भाग है। गुआना सिल्ड का भाग है। ठीक है, गुआना सिल्ड क्या है? भाग है। अगर बात करें कहाँ स्थित है तो यह दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला और ब्राज़ील और गुयाना के, है ना, गुयाना के सीमा पर स्थित है। बात करते हैं एंडीज पर्वत के, इसके बारे में देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत है। अगर विश्व की लंबी श्रृंखला वाले पर्वत की बात करते हैं कि विश्व की लंबी श्रृंखला के पर्वत की बात करते हैं तो वह है एंडीज पर्वत। क्या है? एंडीज पर्वत है। क्या नाम उसका? एंडीज पर्वत है। अगर बात करें कि इसके सबसे ऊंची चोटी का नाम है, यानी कि इसकी ऊंची चोटी का नाम है जिसका नाम है एकांक गुआ। क्या नाम है? एकांक गुआ नाम है। एकांक गुआ नाम है। ठीक है, कैसा क्या नाम है? एकांक गुआ नाम है। इसके बारे में हम डिस्कशन के बारे में और देख लेते हैं थोड़ा सा। इजी प्रश्न है ये। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यानी कि दक्षिणी अमेरिका के बीच कौन नहर अलग करता है? बता सकते हैं पनामा नहर। कौन अलग करता है? तो पनामा नहर अलग करता है। पनामा नहर को कब बनाया, यानी कब बनकर ये पूर्ण हुआ था? तो 1914 ईस्वी में बनकर पूर्ण हुआ था। किसके द्वारा स्टार्ट किया था? फर्डिनेंड डी लेप्स माने जाते हैं। इसके डिस्कशन देखते हैं हम कि पैकारेमा पर्वत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक प्राचीन पर्वत है। यह भूगर्भीय दृष्टि से प्राचीन और कठोर चट्टानों से बना हुआ है। इसे गुआना सिल्ड का भाग माना जाता है। ठीक है, यह कहाँ स्थित है अभी बताएं हम आपको। वेनेजुएला, ब्राज़ील और गुआना के सीमाओं पर स्थित है। और इसकी चोटी का नाम है रोराइमा। क्या नाम है? रोराइमा नाम है। कौन सा देश कनाडा और अलास्का को अलग करता है? आप सभी जानते हैं, यानी कि इधर हो गया कनाडा। क्या हो गया? कनाडा। और है अलास्का। अगर इसके हम चित्र की थोड़ा सा मैप बनाते हैं विश्व का, तो ये देखिए, ये है अलास्का वाला भाग। क्या है? अलास्का वाला भाग है। और ये अपना जो छोटा सा बना हुआ है ये है, यहाँ बीच में कनाडा। क्या है? कनाडा स्थित है। इसके नीचे है यूएसए। क्या है? इसके नीचे है यूएसए। और यहाँ पर ये भाग है अलास्का का। क्या नाम है इसका? अलास्का। ये कभी रूस का भाग हुआ करता था। रूस ने इसे अमेरिका को बेच दिया। सबसे पहले ये संधि जो हुआ था, है ना, रूस और ब्रिटेन के बीच हुआ था, लेकिन ये पुनः आकर अमेरिका के बीच हो गया। कराइए जो सीमा किसका क्या नाम है? इसका सीमा का नाम है 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर। क्या नाम है इसका? 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अगर बात करें कि यूएसए और कनाडा के बीच कौन सी रेखा मानी जाती है, तो 49वीं समांतर रेखा। ये भी प्रश्न बीपीएससी का ही पूछा हुआ है। 49वीं समांतर रेखा कौन सा है? 49वीं समांतर रेखा है। ठीक, इसके डिस्कशन देखते हैं थोड़ा सा डिटेल से। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का और कनाडा के यूकान पर्वत। कनाडा कौन सा पर्वत? यूकान पर्वत का सीमा बनाता है। और इस सीमा का निर्धारण 1825 ईस्वी में किया गया था। और यह जो सीमा है ब्रिटेन और रूस के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। किसके बीच किया गया था? रूस और ब्रिटेन के बीच निर्धारण किया गया था। अगर उसमें बात करें जो अलास्का पर नियंत्रण किसका था, तो उसमें अलास्का का नियंत्रण अलास्का का नियंत्रण जो था रूस पर था। और ये 1867 ईस्वी में अमेरिका ने अलास्का को खरीद लिया था। या किसे खरीदा हुआ था? तो रूस ने खरीदा था। ठीक है, और जो सीमा है अमेरिका और कनाडा के बीच आ गया। अगला बात करते हैं इनमें से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? तो यूरोप के खेल के मैदान को हम कहते हैं स्विट्जरलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड को कहते हैं यूरोप के खेल का मैदान मानते हैं। किसे मानते हैं? तो स्विट्जरलैंड को मानते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी की बात करते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम है बर्न। क्या नाम है? बर्न। एक इसका बहुत ही महत्वपूर्ण देश है जिसका नाम है जेनेवा। क्या है? सिटी है वहाँ का जेनेवा, जहाँ बहुत सारे संस्थाओं का हेड क्वार्टर, जैसे WTO,
WTO, WHO और ILO ये सभी के सभी संस्थाओं का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में स्थित है। इसके अलावा भी बहुत सी, जैसे जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगी? बर्लिन। इटली की राजधानी हो जाएगा रोम। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं तो कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। 1789 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगले यहाँ पर देखते हैं, इसका थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं। आखिर क्यों कहा जाता है स्विट्जरलैंड को? स्विट्जरलैंड को क्यों कहा जाता है? देखिए, स्विट्जरलैंड के प्राकृतिक सौंदर्य के कारण इसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, एडवेंचर स्पोर्ट्स और पर्यटन स्थल जो विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए इसे हम यूरोप का खेल का मैदान मानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, है ना। एक प्रश्न यहाँ पर मिसिंग हो चुका है। आगे पांचवा प्रश्न को देखते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? अब बात करते हैं स्कॉटलैंड कहाँ है। स्कॉटलैंड ब्रिटेन में स्थित है। कहाँ स्थित है? ब्रिटेन में स्थित है। अगर भारत के स्कॉटलैंड की बात करते हैं तो भारत के स्कॉटलैंड शिमला को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? शिमला को बोलते हैं। तो शिमला किसकी राजधानी है? शिमला है मेघालय की राजधानी। किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है। कहाँ है? दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। ठीक है, दिसपुर इसकी राजधानी है। अगले देखते हैं इसका थोड़ा सा डिस्कशन को। मेघालय की राजधानी शिलोंग को उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ का जो मौसम है, वनस्पतियाँ हैं और सांस्कृतिक समृद्धि कारण इसे यहाँ उपमा दिया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं कि चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्यों? क्यों? देखिए, वातावरण नहीं होने के कारण एक ही है, इसका पलायन वेग कम है। क्या है इसका? पलायन वेग क्या है? कम है। पलायन वेग इसका बहुत ही कम है। पलायन वेग कम है। क्या है? पलायन वेग कम है। देखिए, इसको प्रश्न पढ़ते हैं, पलायन वेग का चर्चा कहाँ किया गया है? वह पृथ्वी के नज़दीक है, इसका कोई सटीक कारण नहीं है। वह पृथ्वी के चारों भ्रमण करती है, भी कोई सटीक कारण नहीं है। वह सूर्य से, है ना, उष्मा प्राप्त करती है या इसका ये प्रकाश प्राप्त करती है? तो नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसके हम डिस्कशन के बारे में देखते हैं तो क्या कह रहा है कि गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है। अतः देखिए, यहाँ पर पलायन वेग कितना दिया है? 2.4 दिया हुआ है। अगर हम बात करें कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 11.2 किलोमीटर प्रति क्या है? सेकेंड है। पलायन वेग कम होने का कारण होता है, जो गैसें होते हैं चंद्रमा को छोड़कर उसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं, और यही कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और वायुमंडल नहीं पाए जाएंगे, ये भी प्रश्न पूछता है कि क्या हमें चंद्रमा पर कोई ध्वनि सुनाई देगा? क्या ध्वनि सुनाई देगा? तो बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। जब वहाँ पर किसी भी प्रकार का वहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है, क्या नहीं है? वायुमंडल ही नहीं है, तो हमें ध्वनि नहीं सुनाई देगा। ध्वनि हमें नहीं सुनाई देगा। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित है? अगर बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन संबंधित है, ध्यान दीजिएगा एक एक बारे में। आप ऑस्ट्रेलिया एक का है महाद्वीप है। अगर बात करते हैं कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। एक एक प्रश्नों को देखते हैं यहाँ पर। इसके ऑप्शन को, आयर झील कहाँ है? तो यह नमक बनाने यानी कि नमक वाली झील है। कैसा झील है? यह नमक वाली झील है। और एक प्रकार देखें हम, नल्लावार मैदान, नल्लावार मैदान के प्रकार चुन्ना प्रदेश है। यह एक प्रकार का इसमें चुन्ना पाया जाता है, और 1 रूपी चुन्ना पाए जाते हैं। कैसे चुन्ना पाए जाते हैं? 1 रूपी चुन्ना पाए जाते हैं। साल्विन पर्वत, यहाँ का जो विक्टोरिया प्रांत में स्थित एक पर्वत है, उसका नाम है साल्विन पर्वत। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। ठीक है, सेल्विन घाटी के अगर बारे में बात करते हैं हम, तो सेल्विन घाटी एक सेल्विन नदी से बनाने वाली है ना। घाटी जो है सेल्विन नदी के द्वारा बनाया गया है। यह जो नदी है म्यांमार और स्थित है। म्यांमार है, थाईलैंड है, चीन है, यहाँ पर इसका प्रवाह होता है। थोड़ा सा इसके हम विस्तार से डिस्कशन को देखते हैं कि सेल्विन घाटी जो ऑप्शन कर रहा है डी, जो संबंधित नहीं है क्योंकि दक्षिणी पूर्व एशिया में स्थित है। ठीक, आयर झील या दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित सबसे बड़ा नमक वाली झील है, जो भी बताएं हम। नल्लावार मैदान या ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में फैला विशाल चूना पत्थर का मैदान है। यह विश्व का सबसे बड़ा 1 रूपी चूना पत्थर स्थित है। ठीक, और सेल्विन पर्वत की बारे में बात करते हैं तो सेल्विन पर्वत जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के विक्टोरिया आल्प्स पर्वत का एक भाग है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में स्थित है। साल्विन नदी के बारे में बताएं हम, यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और जो म्यांमार और थाईलैंड और चीन से होकर प्रवाह होता है इसका।
आगे देखते हैं गोबी मरुस्थल। कह रहा है कि इसमें कौन बेमेल है या बेजोड़ है। आप सभी जानते हैं गोबी मरुस्थल एक प्रकार का ठंडा मरुस्थल है। कैसा ठंडा? मंगोलिया और चीन में पाया जाता है। थार भी भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। पाकिस्तान वाले मरुस्थल को चुलिस्तान कहते हैं। जो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में पाया जाता है। तो आप देख चुके हैं ऑप्शन तीनों सही है। ऑप्शन बी क्या है? गलत है। जो कालाहारी है बोत्सवाना नामक देश में पाया जाता है और यह एक प्रकार का कैसा है? गर्म मरुस्थल है। देखिए गोबी है, गोबी मंगोलिया और चीन में स्थित है। कालाहारी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के सीमाओं पर स्थित है। थार की बात करते हैं तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं पर स्थित है। पाकिस्तान में जो मरुस्थल है उसको हम चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। सहारा मरुस्थल के बारे में बात करते हैं तो यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। जो सहारा मरुस्थल है दुनिया क्या है? सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। अगर थार के बारे में बात करते हैं थार का, तो यह घनी आबादी वाला मरुस्थल है। कैसा है? घनी आबादी वाला मरुस्थल है। घनी आबादी वाला मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल की बात करें तो यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। यह अफ्रीका के महादेश है। इसके कहाँ स्थित है? उत्तरी भाग में स्थित है। उत्तरी भाग में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा कि डोलमेटियन तट क्या है? डोलमेटियन तट एक प्रकार का तट है जो काष्ठजन्य पर्वत प्रदेशों में पाया जाता है। यह एक प्रकार का समांतर तट होता है। कैसा तट होता है? तो यह एक प्रकार का समांतर तट होता है। समांतर तट होता है। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि काष्ठजन्य पर्वत जो पदियां हैं डोलमेटियन तट जो क्रोएशिया के एड्रियाटिक सागर के किनारे स्थित है। और क्रोएशिया दिया हुआ है तो क्रोएशिया एक यूरोप में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूरोप में स्थित है। और यह जो अभी वर्तमान में ही 20वां देश बना हुआ है यूरो को अपनाने वाला। 20वां देश का बना हुआ है यूरो। यूरो क्या एक प्रकार की मुद्रा है। और इसकी राजधानी की बात करें तो जगरेब। क्या नाम है? जगरेब इसकी मुद्रा यानी कि इसकी राजधानी है। मुद्रा क्या अपना लिया है? तो मुद्रा यानी करेंसी अपना लिया है, यूरो अपना लिया है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक तटीय यानी कि स्थल है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि समानांतर होता है या पर्वत के समानांतर होता है और जो निम्न भूमियों के बीच के द्वारा बना होता है। जब भी समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो निम्न भूमि क्या हो जाती है? जलमग्न हो जाते हैं और पर्वत श्रृंखला के रूप में यह दिखाई देने लगता है। इस है ना, इसलिए इसे एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है डालमेटिया तटरेखा भी कहा जाता है। यह पर्वत और समुद्र के बीच काष्ठजन्य पर्वत पदीय संरचना है। ठीक है। लगभग 9 प्रश्न 70वीं के री एग्जाम में पूछा गया था जिसका बहुत ही वेटेज ज़्यादा है। हम जितने प्रश्न थे उसको हम अच्छे से डिस्कशन कर दिए हैं। अगला जो प्रश्न आएगा 70वीं में पूछा गया जो वर्ल्ड यानी कि ज्योग्राफी का जो प्रश्न है उसको हम डील करेंगे। आज के लिए इतना ही। बताइएगा इसको कि आपका वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक जय हिंद।